वेलकम बैक दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम आपको यूपी पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्ज़ाम 2022 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको हम 30 टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे जो कि डी फार्मा के छात्रों के लिए है, यानी E1 और E2 ग्रुप के छात्रों के लिए है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सीधे आज की हमारी क्लास। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मेलेकाइट अयस्क है। मेलेकाइट और इज मेलेकाइट जो है ये किसका अयस्क है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कॉपर का, बी दिया हुआ है जिंक का, सी दिया हुआ है पोटेशियम का और ऑप्शन नंबर डी है सिल्वर का। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन ही है तो ये इम्पॉर्टेंट तो हुआ ही। मेलेकाइट जो है ये कॉपर का अयस्क है। कॉपर के और भी बहुत सारे अयस्क हैं जैसे कि क्यूप्राइट, ये सभी कॉपर के अयस्क हैं। क्यूप्राइट के नाम जाना जाता है। उसके बाद आपका हो जाएगा टेनोकाइट, होता है एक टेनोकाइट, क्यूप्राइट, टेनोकाइट। एक होता है आपका कापर पायराइट, कापर पायराइट। ठीक है, ये सब आपके किसके अयस्क हैं? कॉपर के अयस्क हैं। क्यूप्राइट, टेनोकाइट, कॉपर पायराइट। एक आपका होता है कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस भी आपका कॉपर का ही अयस्क है। कॉपर ग्लांस ये सभी पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। कॉपर ग्लांस होता है। उसके बाद आपका हो गया मेलेकाइट और एक आपका होता है एजुराइट। ये सभी आपके कॉपर के अयस्क हैं। तो यहाँ पे आपको मेलेकाइट अयस्क पूछा हुआ है तो ये कॉपर का हो जाएगा। आपको एग्जाम में ये सभी कुछ भी इनमें से कोई भी अयस्क जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त नियम का आधार क्या है? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त नियम का जो आधार है वो है परमाणु क्रमांक। मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते हुए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ था। आधुनिक आवर्त नियम का जो आधार है वो परमाणु क्रमांक है। पर वहीं अगर आपको पुराने आवर्त नियम का आधार पूछ देता कि पुराना जो आवर्त नियम है उसका आधार क्या है, तो दोस्तों पुराना जो आवर्त नियम था उस वो आपका परमाणु भार पे आधारित था। तो वहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाता करेक्ट। पर यहाँ पे हमको पूछा हुआ है आधुनिक आवर्त नियम का आधार, तो हमारा हो जाएगा परमाणु क्रमांक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आयनन ऊर्जा न्यूनतम है। द फर्स्ट आयनोजेशन एनर्जी इज मिनिमम इन। दोस्तों प्रथम आयनन ऊर्जा न्यूनतम किस में है? आयोडीन की है, सीजियम की है, सोडियम की है या फिर सल्फर की है? तो प्रथम आयनन ऊर्जा जो न्यूनतम होगी वो होगी आपके सीजियम की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपके 50% क्वेश्चन सेम टू सेम फंसते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझिए और अच्छे से इसको सॉल्व भी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता निर्भर करती है रिफ्रेशिंग द मैग्निफिकेशन कैपेसिटी ऑफ द रिवर्स। दोस्तों अपवर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता किस पर निर्भर करती है, आपको ये बताना है। तो अपवर्ती दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है, दोस्तों आवर्धन क्षमता जो है उसको हम एम से डिनोट करते हैं। इस पर जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनते हैं उसको मैंने आपको इस चैप्टर को कंप्लीट कराते समय करा दिया था। तो दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल टाइप। तो अगर आपने हमारी थ्योरी वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको अवश्य देख लें। इससे आपके चार चार नंबर के दो क्वेश्चन यानी कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है अपवर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी पर। अपवर्ती दूरदर्शी जो होती है उसकी जो आवर्धन क्षमता यानी जो एम होती है वो निर्भर करती है अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी पर, यानी द ऑब्जेक्टिव एंड फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति एक्स परमताप टी पर किस प्रकार निर्भर करती है? फॉर द एक्सटेंट इंस्टरटेबल हाउ डज द मैग्नेटिक ट्रेंड एक्स डिपेंड ऑन द परमोमोनस टी। टी यानी आपका ताप है। ठीक है, तो ये दोस्तों
इसका जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो होगा x इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। ये आपका प्रोपोर्शनल है, x इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू 1/t। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। यानी कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति x है वो प्रोपोर्शनल होता है कि इसके परम ताप t के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका फार्मूला। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लाइमन श्रेणी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? विच इज द एरिया ऑफ लाइमन कैटेगरी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन द फील्ड। लाइमन श्रेणी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों ये पराबैंगनी क्षेत्र में यानी कि अल्ट्रा वायलेट एरिया में पाई जाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों श्रेणियाँ कुल आपकी 4 होती हैं, जिसमें कि लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, कुल 5 आपकी श्रेणियाँ होती हैं। जिसमें कि लाइमन जो है वो आपको सबसे ऊपर आता है। सबसे पहले आपका आता है लाइमन श्रेणी, उसके बाद आपका आता है बामर श्रेणी, लाइमन बामर, उसके बाद आपका आता है पास्चन श्रेणी, ठीक है, पास्चन, ब्रैकेट श्रेणी आता है आपका चौथा नंबर पे, ब्रैकेट श्रेणी, और आपका लास्ट में आता है फुंड। ये सब आपके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियाँ हैं। तो ये आपके क्रम वाइज आपको याद होने चाहिए। सबसे पहली जो श्रेणी है वो लाइमन श्रेणी है, उसके बाद की जो सीरीज है वो है बामर, उसके बाद है पास्चन, ब्रैकेट है और फिर फुंड है। ये सब आपकी श्रेणियाँ हैं। तो लाइमन श्रेणी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो वो पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है पी तारा प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर मोटर हैज़ अ मेजॉरिटी ऑफ करियर। दोस्तों पी टाइप जो अर्धचालक होते हैं यानी जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोटर होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं या फिर प्रोटॉन होते हैं। तो पी टाइप जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं इसमें बहुसंख्यक आवेशक जो होते हैं वो होते हैं आपके कोटर। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं आप, कोटर, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने आपको अर्धचालक, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर ये सभी पढ़ा दिया है, तो आपको ये सब हो सकता है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कृत्रिम मधुरक है? निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम मधुरक है? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, एलिटेम है या फिर सार्बिक अम्ल है। तो इनमें जो आपका एलिटेम है ये एक प्रकार का कृत्रिम मधुरक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एलिटेम हो जाएगा इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है किस कंडीशनरों में प्रयुक्त कार्बनिक अपमार्जक है? दोस्तों आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देते रहिए और हम आपको इसका आंसर भी बताते रहें कि इस कंडीशनरों में प्रयुक्त कार्बनिक अपमार्जक कौन सा है। द ऑर्गेनिक इज यूज्ड इन कैबॉन्डर्स। तो केस कंडीशनरों में प्रयुक्त कार्बनिक अपमार्जक जो है वो क्या है? वो है सेंटिल ट्राईमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। जो आप अपने बालों में केस कंडीशनर में जो अपमार्जक के रूप में यूज करते हैं, कंडीशनर आप बहुत ज़्यादा लगाते हैं, कंडीशनर जो होता है जो आपके बालों को एक प्रकार से मुलायम बना देता है, तो जो कंडीशनर है ये इसमें जो अपमार्जक यूज होता है वो होता है सेटिल ट्राईमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। तो आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और अपनी स्ट्रेंथ भी आप चेक कर सकते हैं कि आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो क्लास के अंत में आप अपने क्वेश्चंस को, आपने कितने क्वेश्चन को सही किया वो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, जिससे आपके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का जो स्ट्रेंथ है वो भी आप पता कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करता है उसके आंसर को हम पिन भी कर देंगे, जिससे उसे भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ उसने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड संग्राहक सेल में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? विच एसिड इज यूज्ड इन लेड कलेक्टिंग सेल। लेड संग्राहक सेल में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? तो लेड संग्राहक सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि
सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा करेक्ट आंसर। अगला है किसी निकाय की अवस्था फलन निर्भर करती है, किसी निकाय की अवस्था फलन निर्भर करती है। द कंडीशन ऑफ एनी बॉडी डिपेंड्स ऑन द एचपी। किसी भी निकाय की अवस्था फलन किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए आपका दिया है ओनली ऑन द अर्ली स्टेज, यानी केवल प्रारंभिक अवस्था पर। बी है आपका केवल अवस्था परिवर्तन पथ पर। सी है केवल अंतिम अवस्था पर। और डी दिया हुआ है प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर, यानी ऑन द इंटीरियल एंड लास्ट स्टेट। दोस्तों किसी भी निकाय की अवस्था फलन जो है वो प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है। ऑन द इनिशियल एंड लास्ट स्टेट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला है किसी तंत्र का गहन गुण है, किसी भी तंत्र का द इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम इज। किसी तंत्र का गहन गुण क्या है? तो किसी भी तंत्र का जो गहन गुण है वो है श्यानता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा हमारा करेक्ट आंसर। एक अवाष्पशील विलेय के लिए फॉर एन एलएसएल सॉल्यूट, एक अवाष्पशील विलेय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से अधिक होता है। द सैलरी ऑफ द सेल्विएशन ऑफ द सेल्विया इज मोर देन द वैगिना। बी है आपका विलायक का वाष्प दाब शून्य होता है। द सॉल्वेंट ऑफ द सॉल्वेंट इज जीरो। सी आपका दिया है विलेय का वाष्प दाब शून्य होता है। वैलिनेबस ऑफ वेराई इज जीरो। डी है ऑल ऑफ देबब, यानी कि उपरोक्त सभी। तो इनमें से जो अवाष्पशील विलेय के लिए करेक्ट होगा वो होगा विलेय का वाष्प दाब शून्य होता है। विलेय का वाष्प दाब शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। सीएनजी का उपयोग किया जाता है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान पूछ दिया था। सीएनजी इज यूज्ड फॉर, सीएनजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सीएनजी का जो उपयोग है आजकल जितनी भी मोटर गाड़ियाँ चलती हैं वो सीएनजी से ही चलती हैं। तो मोटर वाहनों में यानी इन मोटर व्हीकल्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मेथेन गैस। मेथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, ये आप याद रखिए। मेथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है और मेथेन जो है ये प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयनन समावयवता प्रदर्शित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द यूनियन इनकाइलोपीडिया। तो समावयवता को इनकाइलोपीडिया कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि आयनन समावयवता को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे अगर आप चारों ऑप्शन में देखेंगे तो चारों ऑप्शन में जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका ये हुआ। तो COBr NH3 इंटू SO4 दोस्तों ये होगा आपका आयनन समावयवता का एक प्रतीक। ये आयनन समावयवता को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अच्छा दोस्तों आप समावयवता तो जानते होंगे, और अगर समावयवता नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इंक्लायोपीडिया जो है ये एक ही समान के अणुसूत्र वाले यौगिकों को अलग अलग तरीके से समान मेल खाने पर उसे आयनन या फिर बहुत से प्रकार के समावयवता को प्रदर्शित किया जाता है। यानी जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख ही रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो तो है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी है हमारा करेक्ट आंसर। तो ये आपका कोबाल्ट Br यानी ब्रोमीन है और NH3 का 5 है और यहाँ पे SO4 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे हमारा ये तो इसका अणुसूत्र है, जो भी आपका यौगिक है उसका ये अणुसूत्र है। पर अगर आपका सेम इसी प्रकार का इसका फार्मूला एक और होता है, वो होता है COBr इंटू NH3 का 5 इंटू आपका SO4 कोष्टक में, और कोष्टक के बाहर आपका होता है Br। तो दोस्तों अगर आप दोनों को देखेंगे
तो दोनों के यौगिक अलग अलग हैं, पर दोनों के जो अणु सूत्र हैं वो समान है, लगभग समान है। यहाँ पर केवल आपका ब्रोमीन एक बार अलग से ऐड हो गया है, पर दोनों के जो समावयता है वो समान है। तो दोनों में जो समान गुणधर्म से मेल खाते हैं ना, दो यौगिक जो कि समान गुणधर्म पे आधार पर, समान अणुसूत्र के आधार पर एक दूसरे से समानता व्यवहार करते हैं, समान व्यक्त करते हैं, तो यही समानता व्यक्त करने को उनका समावयवता कहते हैं। तो समावयवता आप समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मध्यावयवता किस श्रेणी के यौगिकों द्वारा दर्शाई जाती है? विच मेजरएप इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एल्यूम हेड, सी दिया हुआ है आपका एल्कोहल, बी दिया हुआ है ईथर और डी दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दोस्तों इनमें से सभी के फार्मूले तो आप जानते ही होंगे, जैसे कि आपका एल्यूम हेड दिया है, एल्कोहल दिया हुआ है, तो एल्कोहल जो है मान लीजिए एथिल एल्कोहल है तो C2H5OH होता है। ईथर का फार्मूला क्या होता है? तो ईथर का फार्मूला होता है C2H5O, फिर होता है आपका C2H5, ये होता है ईथर का फार्मूला। उसी प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? तो होता है CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो दोस्तों मध्यावयता क्या है? मध्यावयता वह है जो कि किसी भी यौगिक को एक मध्यावयवी अणु के द्वारा अलग अलग बांटता है। क्योंकि देखेंगे तो ईथर जो है ये आपका द्विसंयोजी यौगिक है। ईथर जो है ये आपका द्विसंयोजी यौगिक है। कैसे है? क्योंकि ईथर की जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। ईथर की जो संरचना होती है C2H5O C2H5, कुछ इस प्रकार से ईथर की संरचना होती है। तो अगर आप देखेंगे तो ईथर में जो ऑक्सीजन है वो इनको द्विसंयोजी यौगिक में बांट रहा है। तो ये जो द्विसंयोजी यौगिक होते हैं ना, ये जैसे कि ईथर आपका एक एग्जाम्पल के रूप में हो गया, पर बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं जो कि द्विसंयोजी संयोजकता व्यक्त करते हैं। तो यही द्विसंयोजकता व्यक्त करना ही इनका मध्यावयता कहलाता है। तो मध्यावयता क्या है आप समझ गए होंगे। ईथर यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, और यहाँ पे C2H5 एक आपका संयोजी हो गया और दूसरा संयोजी जो है वो हो गया C2H5 दूसरा। पर ये जो बीच में आपका O जो है ये दोनों को अलग अलग द्विसंयोजकता में बांट रहा है, तो यही आपका मध्यावयता कहलाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा ईथर है ना वही हमारा हो जाएगा यहाँ पे मध्यावयता। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है ईथर, ये हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा असमदैशिकता दर्शाता है? दोस्तों सेम आपका मध्यावयता का विपरीत होता है ये। निम्न में से कौन सा है जो कि असमदैशिकता दर्शाता है? तो असमदैशिकता कौन सा दर्शाता है? तो असमदैशिकता ये बेरियम क्लोराइड दर्शाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी आप देख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी है, ये असमदैशिकता दर्शाता है। बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो BaCl2, ये होता है बेरियम क्लोराइड का सूत्र। और इसका अगर आप संरचना बनाना चाहें तो इसकी संरचना कैसे बनेगी? इसकी संरचना बनेगी BaCl और एक आपका Cl, क्योंकि Cl2 है तो बेरियम जो है ये आपके Cl2Cl यानी क्लोरीन के दो संयोजी यौगिकों के द्वारा असमदैशिकता प्रदर्शित करता है, यानी अनऑथराइजेशन प्रदर्शित करता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। द फॉलोइंग फोर चैपल साल्ट्स वेयर केप्ट इन सेपरेट प्लेयर एंड each one has doubled in the form of a Tavor who is the slave in the silent end। निम्नलिखित चार रंगहीन लवड़ों के विलयन पृथक पृथक पर्णकुंडलियों में रखे गए हैं तथा प्रत्येक में तांबे की एक पट्टी डुबोई गई है। कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाता है? तो अगर चार विलयन आपके रखे हुए हैं अलग अलग पर्णकुंडलियों में, जब आप उसमें तांबे की एक पट्टी को डुबोते हैं तो इसमें जो सबसे अंत में जो विलयन नीला हो जाता है वो विलयन होता है AgNO3 का। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है AgNO3, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। Ag जो है ये वो चांदी है, तो चांदी जो है ना ये तांबे की पट्टी में डुबो गई है, तो ये क्या होता है, ये इससे चांदी यानी तांबे से अभिक्रिया करके
ये विलयन के रंग को नीला कर देता है। ये आपने लैब में, प्रयोगशाला में आपने इसका प्रैक्टिकल भी किया होगा, आपके इंटरमीडिएट में है इसका प्रैक्टिकल। तो ये क्या करता है, विलयन के रंग को बदल देता है और नीला कर देता है। इसकी थोड़ी सी भी मात्रा जो होती है वो विलयन के रंग को बदल देती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। तो दोस्तों देख रहे हैं आप कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सा हैलोजन परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैलोजन वेरिएबल डू नॉट शो द वैकोजाइनेशन वैक्सीडेशन स्टेट। तो इनमें से कौन सा ऐसा हैलोजन है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी के सभी आपके हैलोजन तत्व ही हैं। तो इनमें से कौन सा हैलोजन तत्व है जो कि परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे पूछा हुआ है, दर्शाता है नहीं पूछा हुआ है, यहाँ पे पूछा हुआ है कि दर्शाता नहीं है। कौन सा इसमें है जो कि हैलोजन परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है? तो इनमें से जो हमारा आयोडीन है ना, ये परिवर्ती ऑक्सीडेशन अवस्था नहीं दर्शाता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था हमारी आज की इस क्लास का आखिरी प्रश्न। यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको हमारी हर सब्जेक्ट के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दें, जिससे उन्हें भी ये पता चल सके कि जो क्वेश्चन पेपर है उसमें प्रश्न कैसे आते हैं और वो अपनी तैयारी को भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपको और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने वाले हैं। तो तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए और हमारी पिछली प्रीवियस ईयर की बहुत सारी वीडियो जो अपलोडेड हैं उससे अपनी तैयारी जारी रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।